इंसानों द्वारा बनाई गई दुनिया का सबसे पहला सैटेलाइट लॉन्च हुआ था साल 1957 में और तब से लेकर आज तक हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत आगे जा चुके हैं। चाहे चांद पे जाना हो, अपना रोवर मार्स के सतह पे उतारना हो या पार्कर सोलर प्रोब द्वारा सूरज के कोरोना को छूकर आना हो। इवन इंसानों द्वारा बनाया गया वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट एक ऐसा ऑब्जेक्ट बन गया है जो धरती से 23.38 बिलियन किलोमीटर दूर जा चुका है और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। मींस आज के डेट में हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बट जिस दिन सबसे पहला ऑब्जेक्ट स्पेस में लॉन्च हुआ तभी से हर एक स्पेस मिशन के बाद स्पेस में एक ऐसी प्रॉब्लम जनरेट होना स्टार्ट हो गई जो आने वाले टाइम में दिक्कत देने वाली थी। एंड वो प्रॉब्लम अब इतनी बढ़ गई है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन में अब रुकावट डालने लगी है और अगर ये इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो फ्यूचर में चांद मार्स तक तो छोड़ो, हम सिर्फ धरती के एटमॉस्फेयर से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और हम फिर उसी एरा में आ जाएंगे जब बात करने के लिए लेटर्स का यूज किया करते थे। और जिसके वजह से ये सब होगा उस प्रॉब्लम का नाम है स्पेस जंक। धरती को ऑर्बिट कर रहा अमेरिका का इरिडियम 33 सैटेलाइट और रशिया का एक डेड सैटेलाइट कॉस्मस 2251 में अचानक टक्कर हो जाता है और इस टक्कर के बाद सिर्फ उन्हीं दो सैटेलाइट से निकलकर 2000 से ज्यादा डेब्रिज अर्थ के अराउंड घूमने लग जाते हैं। मतलब अब अर्थ के अराउंड इंसानों के द्वारा बनाई गई पहले जितनी भी चीजें घूम रही थी उसमें अब 2000 और चीजें ऐड होकर घूमने लग जाती है। नासा के अकॉर्डिंग आज के टाइम में मिलियंस ऑफ डेब्रिज है जो अर्थ के अराउंड 1700 माइल्स पर आवर की रफ्तार से घूम रहे हैं और इसे ही कहते हैं स्पेस जंक या स्पेस डेब्रिज। कम से कम 26,000 डेब्रिज के ऐसे पीसीस है जो एक सॉफ्ट बॉल या उससे बड़े हैं और जिनसे सैटेलाइट तक फुल्ली डिस्ट्रॉय हो सकता है। 100 मिलियन डेब्रिज के ऐसे पीसीस है जो नमक के दाने के साइज के हैं और जो स्पेस सूट में छेद कर सकते हैं जिससे एस्ट्रोनॉट्स की डेथ हो सकती है। और इन डेब्रिज का क्वांटिटी डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है और इसलिए इन फ्यूचर हमारी अर्थ कुछ ऐसी दिखने वाली है। डेब्रिज का कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि धरती के अराउंड डेब्रिज का एक रिंग बन जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली स्पेस जंक होता क्या है, ये बनते कैसे हैं और जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च होता है तो वो इन स्पेस डेब्रिज को कैसे अवॉइड करता है एंड क्या स्पेस एजेंसीज ने इसको साफ करने के लिए कोई सॉल्यूशन निकाला भी है या ऐसे ही चल रहा है। आइए जानते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। ओके, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर स्पेस जंक होता क्या है। तो इसको एकदम सिंपल वर्ड में समझाऊं तो इंसानों द्वारा फैलाया गया स्पेस में कचरा। हाँ, धरती समंदर को गंदा करने के बाद अब हम इंसान स्पेस को भी गंदा कर रहे हैं। बट आखिर ये स्पेस जंक फैलता कैसे है? तो एक्चुअली जब भी हम इंसान सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करते हैं और कुछ सालों बाद जब उनका काम खत्म हो जाता है तो या तो वो स्पेस में वैसे ही रह जाते हैं या सम टाइम बर्स्ट होकर छोटे छोटे डेब्रिज में बदल जाते हैं। एंड चूंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती इसलिए वे सभी डेब्रिज और खराब सैटेलाइट्स भी वैसे ही धरती के अराउंड घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट चार्ट्स वेबसाइट 1957 से लेकर अब तक 51,000 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजी गई हैं। इनमें सैटेलाइट्स, रॉकेट्स, स्पेसशिप्स शामिल हैं एंड इन 51,000 आइटम में से मार्च 6 से 2020 तक सिर्फ आधे ही काम कर रह गए हैं, बाकी सब खराब हो चुके हैं। तो आप सोच के देखो, इतने सारे रिटायर्ड सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिज जो स्पेस में उड़ते हैं वही धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं और स्पेस जंक बनते जाते हैं। ये स्पेस डेब्रिज कुछ मिलीमीटर से लेकर काफी बड़े साइज के भी हो सकते हैं। अभी तक का जो सबसे बिगेस्ट स्पेस जंक है जो अभी भी अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है वो है एनवीसैट सैटेलाइट जिसका वजन है 8 टन और ये 2012 में ही इनएक्टिव हो गया था, जो अभी भी धरती को रोटेट कर रहा है। और ये एक्चुअल में कितना बड़ा है इसके पास खड़े इस इंसान से कंपैरिजन करके देख सकते हो एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि जब ये किसी सैटेलाइट से टकराकर बस्ट होगा तो कितने सारे डेब्रिज क्रिएट हो जाएंगे और यही डेब्रिज और डेब्रिज बनाएंगे केसलर सिंड्रोम की वजह से। अब इस केसलर सिंड्रोम के बारे में आगे बात करेंगे। वैसे ये स्पेस जंक हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो, स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए स्पेस जंक कई तरीकों से खतरनाक है। पहली बात, सैटेलाइट्स जो है वो हमारे डेली लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अगर ये सैटेलाइट्स स्पेस जंक से टकरा जाए तो ये सिर्फ सैटेलाइट्स को ही डैमेज नहीं करेगा बल्कि हमारे डेली लाइफ को भी अफेक्ट करेगा, बिकॉज बहुत सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स, टीवी, इंटरनेट वगैरह सैटेलाइट्स के थ्रू ही चलता है। तो अगर सैटेलाइट खत्म तो वो सारी चीजें भी खत्म। एस्ट्रोनॉट्स जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं उनके लिए भी ये एक बड़ा रिस्क है, बिकॉज आईएसएस को जिस लियो ऑर्बिट में पार्क किया गया है डेब्रिज का सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन इसी ऑर्बिट में मौजूद है और यही कारण है कि 2021 में आईएसएस का एक रोबोटिक आर्म एक स्पेस डेब्रिज से टकराया भी था जिसकी वजह से उसमें 5 मिलीमीटर का एक छेद हो गया था, बट लकीली वो काम कर रहा था। और यही कारण है कि आईएसएस को साल में कई बार कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं ताकि वो स्पेस जंक से बच सके, बिकॉज इससे अगर कोई बड़ा पीस इवन जिस कप में हम चाय पीते हैं अगर वो भी आईएसएस से टकरा गया तो उसके पड़खच्चे उड़ जाएंगे। तीसरी बात, ये स्पेस जंक न्यू रॉकेट्स, स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज मान लो जिस रूट से रॉकेट लॉन्च किया गया और उसी रूट में कोई स्पेस डेब्री आ गया फिर तो रॉकेट क्रैश हो जाएगा और स्पेस में मिलियंस ऑफ डेब्रिज है तो कोलिजन का चांस और
बढ़ जाता है। और जब दो सैटेलाइट वगैरह स्पेस में क्रैश होकर स्पेस डेब्रिस बनाते हैं तब वो इवेंचुअली केसलर सिंड्रोम की वजह से और डेब्रिस बनाने लग जाते हैं। एंड ऐसा क्यों, ये समझने के लिए हमें केसलर सिंड्रोम को समझना पड़ेगा। तो देखो, जैसे कि मैंने बताया कि साल 1957 में दुनिया का सबसे पहला मैन मेड सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था एंड तब से लेकर आज तक 51,000 ऑब्जेक्ट्स स्पेस में भेजे जा चुके हैं। तो टाइम के हिसाब से जैसे जैसे स्पेस में रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और भी ऑब्जेक्ट्स भेजे जा रहे हैं वो धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करते करते बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स स्पेस में अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगाने लगे। बट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम की स्टार्टिंग तब होती है जब सैटेलाइट से कनेक्शन टूट जाता है या फिर वो खराब हो जाते हैं, जिसको फिर किसी भी एजेंसी के द्वारा मॉनिटर नहीं किया जा सकता। फिर होता क्या है कि जो खराब हो चुके सैटेलाइट्स होते हैं उनकी जगह किसी न्यू सैटेलाइट्स को भेजा जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके पुराने सैटेलाइट्स खराब होते जाते हैं और स्पेस एजेंसीज न्यू सैटेलाइट्स को लॉन्च करती रहती है जो स्पेस में जाकर अर्थ के अराउंड घूमने लगते हैं। बट साथ में ओल्ड खराब सैटेलाइट्स भी स्पेस जंक बनकर जीरो ग्रेविटी की वजह से अर्थ के अराउंड घूमते रहते हैं। तो जब इतने सारे सैटेलाइट्स एक साथ ऑर्बिट में फ्लोट कर रहे हैं तो मान लो कि दो सैटेलाइट में अगर टक्कर हुई फिर उसके 10 टुकड़े बने, फिर वो 10 टुकड़े जाकर 10 और सैटेलाइट से टकरा गए तो 100 टुकड़े बन गए, फिर वो 100 टुकड़े किसी और से टकराए तो 500, फिर वो 500 किसी और से टकराया तो 2000 टुकड़े बन गए। और ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो चेन क्रिएट कर रहा है, इसी प्रोसेस को केसलर सिंड्रोम फिनोमिना या कैस्केडिंग कोलिजन हाइपोथेसिस कहते हैं। ऑब्वियसली ये टकराव इतना जल्दी नहीं होगा जैसे कि ग्रेविटी मूवी में दिखाई गई है। ऑफ कोर्स इसमें मिलियंस ऑफ साल भी लग सकते हैं बट ऐसा होगा ये फिक्स है। वैसे केसलर सिंड्रोम को पहली बार 1978 में नासा के साइंटिस्ट डोनाल्ड जी केसलर ने सजेस्ट किया था। केसलर ने वार्निंग भी दिया था कि अगर लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस की मात्रा ऐसे ही बढ़ती रही तो एक समय आएगा जब टकराव इतने कॉमन हो जाएंगे कि सैटेलाइट को लियो ऑर्बिट में पार्क करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे यहाँ पे डोनाल्ड जी केसलर जिस लियो ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, इसी ऑर्बिट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स पार्क किए जाते हैं। देखो, वैसे तो मेनली 3 ही ऐसे ऑर्बिट है जहाँ पर सैटेलाइट्स को पार्क किया जाता है। फर्स्ट है लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ से 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। ये मोस्ट क्राउडेड इसलिए होता है क्योंकि इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट्स पार्क किए जाते हैं उनसे कम्युनिकेशन बहुत अच्छा सा हो पाता है, ये इमेजेस अच्छे से कैप्चर कर पाते हैं और यही रीजन है कि आईएसएस को भी इसी ऑर्बिट में ही पार्क किया गया है। सेकंड है मियो यानी कि मीडियम अर्थ ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ से 2000 किलोमीटर से लेकर 35,000 किलोमीटर ऊपर तक होता है। और थर्ड है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ये ऑर्बिट अर्थ से 35,000 किलोमीटर ऊपर से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे इन दोनों ही ऑर्बिट्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम सैटेलाइट्स पार्क किए जाते हैं बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। और यही रीजन है कि इन दोनों ऑर्बिट में मिलाकर अभी तक ओनली 739 सैटेलाइट्स ही पार्क किए गए हैं। अब जब अर्थ स्पेस जंक से इतना ही भरा है तो आखिर कोई स्पेस एजेंसी जब रॉकेट लॉन्च करती है तो स्पेस जंक को कैसे अवॉइड करती है? तो देखो, स्पेस एजेंसीज स्पेस जंक को अवॉइड करने के लिए मेनली इन तरीकों का इस्तेमाल करती है। सबसे पहली बात, जैसे अर्थ पे ट्रैफिक लाइट्स होते हैं वैसे ही स्पेस का भी ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है। एजेंसीज हर एक्टिव सैटेलाइट और स्पेस जंक पे नजर रखती है, उनका पोजीशन और स्पीड ट्रैक करती रहती है और ये करने के लिए वो एडवांस रेडार्स और टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में वो रॉकेट्स को पोटेंशियल टकराव से बचाने के लिए उसके पाथ को मॉडिफाई कर देते हैं। इसके अलावा नासा स्पेस डेब्रिस से बचने के लिए ट्रेजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन प्रोग्राम टीओपी नाम का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इस्तेमाल करती है। टीओपी ये देखता है कि कैसे लॉन्च की ट्रेजेक्टरी बनाई जाए ताकि स्पेस जंक से बच सके। इसरो भी नेत्रा जैसे सिस्टम के जरिए स्पेस डेब्रिस को ट्रैक और डिटेक्ट करता है। ऐसे ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईसा, इन्होंने भी एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसको डिस्कोस कहते हैं। डिस्कोस से वे लोग जानकारी लेते हैं कि स्पेस में कहाँ कहाँ स्पेस जंक है ताकि जब रॉकेट लॉन्च हो तो उसको स्पेस जंक के टकराव से अवॉइड किया जा सके। ऐसे ही बाकी स्पेस एजेंसीज ने भी अपने अपने प्रोग्राम बना रखे हैं और इन डेब्रिस को ट्रैक करना कितना जरूरी है आप इस बात से समझ जाओगे कि स्पेसएक्स के स्टारलिंक के सैटेलाइट्स ने जुलाई 2023 में रिपोर्ट किया कि उन्होंने सिर्फ पिछले 6 महीनों में 25,000 से ज्यादा बार स्पेस जंक से टकराने से बचे हैं। सोच कर देखो, इनको ट्रैक नहीं किया जाता तो वो सैटेलाइट इनसे टकराकर स्पेस जंक बनकर और डेब्रिस क्रिएट कर रहा होता। बट ये तो हो गई इन स्पेस जंक को अवॉइड करने की टेक्निक, बट इनको कम्प्लीटली क्लीन करने का क्या सोल्यूशन है? तो सबसे पहला सोल्यूशन तो यही है कि अभी के टाइम पे जो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स है सिर्फ उनको ही भेजा जाए। बट अपने इलोन चच्चा रुकने कहाँ वाले हैं? अभी ये न्यूज आई थी कि इलोन मस्क की स्टारलिंक स्पेस एजेंसी 42,000 सैटेलाइट्स आने वाले टाइम में स्पेस में भेजने वाली है तेज इंटरनेट के लिए। बट एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि तेज इंटरनेट मिले या ना मिले, बट ये सैटेलाइट केसलर सिंड्रोम को जरूर बढ़ावा देने वाले हैं। खैर ये तो बात हो गई फ्यूचर की, बट उन इनएक्टिव सैटेलाइट्स का क्या जो अभी भी स्पेस में कचरे की तरह घूम रहे हैं? तो साइंटिस्ट के पास उनको भी क्लीन करने के लिए टेक्निक है। जैसे ईसा जैसे स्पेस एजेंसी कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है जिसमें खराब सैटेलाइट्स को ऐसे नेट की सहायता से कैप्चर करके उसे अर्थ के ऑर्बिट से निकालकर ऐसे एटमॉस्फेयर में जला दिया जाएगा, नहीं तो उसे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ग्रेवयार्ड ऑर्बिट बेसिकली लियो, मियो, जियो इन सभी ऑर्बिट से ऊपर होता है
है और इन्हीं ऑर्बिट में जब किसी सैटेलाइट का काम खत्म होने वाला होता है तो एक लास्ट बर्न करके उस सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में पार्क कर दिया जाता है जहाँ पे ये घूमते रहते हैं। बट इस टेक्निक में ये प्रॉब्लम है कि ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में सिर्फ उन्हीं सैटेलाइट्स को शिफ्ट किया जा सकता है जो अभी चल रहे थे और उनका काम खत्म हो गया। बट जो सैटेलाइट से खराब हो चुके हैं उनको क्लीन करने के लिए कुछ ऐसे ही एफर्ट लगाना पड़ेगा जैसे इससा प्लान कर रहा है। एंड ये बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्यूचर में एक समय आएगा जब हम धरती से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमारी धरती स्पेस डेब्रिस से घिरकर एक ओपन प्रिजन बनकर रह जाएगी।